प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसके अंतर्गत मेरा विषय है अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। और आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा खंड शिक्षण का संप्रदाय। खंड शिक्षण का संप्रदाय क्या है? खंड शिक्षण होता क्या है? खंड शिक्षण का ज्ञान प्रशिक्षणार्थियों को क्यों दिया जाता है? खंड शिक्षण के अंतर्गत हमें कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं? प्रशिक्षण के दौरान खंड शिक्षण का कार्यक्रम किस प्रकार से प्रशिक्षणार्थियों को बताया जाता है? प्रशिक्षणार्थी खंड शिक्षण के कार्यक्रम को किस प्रकार विद्यालय में जाकर के संपन्न करते हैं? इन सारी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। मैं प्रत्येक दिन आपको अलग अलग वीडियो लेकर के सिलेबस के अनुसार रोजाना बना करके भेज रहा हूं। आप उनको देख रहे होंगे ताकि हमारा समय पर सिलेबस पूर्ण हो सके और हम पूर्ण जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको हम पूर्ण समझ सके और समझ करके हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके एवं विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना सके। ये सारी प्रक्रियाएं हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत इसलिए दे रहे हैं ताकि आप घर बैठे बिना कोई कठिनाई के इसके अंतर्गत आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सके। महाविद्यालय के द्वारा आपको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। उन सुविधाओं का आप लाभ उठाते हुए अच्छी पढ़ाई आप करें और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो, ऐसी आशा हम रखते हैं। तो हम चर्चा करते हैं खंड शिक्षण के संप्रदाय की। खंड शिक्षण का अर्थ होता क्या है कि खंड शिक्षण किसे कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ क्या है? तो खंड शिक्षण के अर्थ के बारे में अगर हम चर्चा करें तो छात्र अध्यापकों को खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें कि छात्र अध्यापकों जो होते हैं, जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो प्रशिक्षण लेते हैं, जिनको हम खंडों में विभक्त कर दिए जाते हैं, समूह में विभक्त कर दिया जाता है, उनको प्रत्येक विद्यालय में भेजा जाता है। तो छात्र अध्यापकों को खंडों में विभाजित करने का करके उनको शिक्षण प्रदान करते हैं और उनको ये समझाया जाता है कि किस प्रकार से हम खंड शिक्षण के कार्यक्रम को हमें संपन्न करना है। उन समूहों में उन प्रशिक्षणार्थियों को बांट दिया जाता है और बांटने के बाद खंड शिक्षण का कार्यक्रम उनको समझाया जाता है और वो विद्यालय में जाकर इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। शिक्षक के रूप में विकसित करने के लिए विद्यालयों को अपने अधिकार में लेना और जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो विद्यालयों को अपने अधिकार में लेते हैं। जब वह विद्यालय में जाते हैं तो पूर्ण अधिकार विद्यालय पर उनका रहता है, क्योंकि वो प्रार्थना सभा से लेकर के और छुट्टी तक का कार्यक्रम का जो अधिकार होता है वो खंड शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों पर कार्यभार होता है। उसके अंतर्गत वे उन चीजों को संभालते हैं, देखते हैं और कार्य करते हैं। प्रार्थना से लेकर के और विद्यालय के समापन तक का संपूर्ण कार्य, हमारे प्रार्थना का जो कार्यक्रम है और प्रार्थना से लेकर के हमारे विद्यालय का जो समापन का कार्यक्रम होता है, छुट्टी का कार्यक्रम होता है, उन सभी का जो कार्य होता है उनके अंतर्गत भी हम पूरा कार्य इनके अंतर्गत संपन्न करते हैं, ताकि हमें घंटी से लेकर के छुट्टी तक का कार्यक्रम सारी भूमिकाओं का निर्वाह छात्र अध्यापक खंड शिक्षण के दौरान करता है,
ताकि उनकी व्यवस्था, विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षण की व्यवस्था, पाठ्यक्रम की व्यवस्था और अनुशासन की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था, जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उनकी व्यवस्था, या प्रशासनिक कार्य की व्यवस्था, या विद्यालय में संपूर्ण वातावरण की व्यवस्था, जो भी कार्य होता है प्रार्थना से लेकर के छुट्टी तक का, वो खंड शिक्षण के अंतर्गत संपूर्ण किया जाता है। तो ये भी दायित्व खंड शिक्षण में छात्र अध्यापक अपनाते हैं और कार्य को संपन्न करते हैं। छात्र अध्यापक भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और जो भी छात्र अध्यापक होते हैं वो भी भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि खंड शिक्षण के दौरान छात्र अध्यापकों को विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है। क्योंकि जब घंटी लगती है तो हमें कई प्रकार से, हमारे विद्यालय में इतना स्टाफ नहीं होता और इतनी पर्याप्त सुविधा नहीं होती, तो खंड शिक्षण में हम छात्र अध्यापकों को ये बात बताते हैं कि हमारे चतुर्थ श्रेणी से लेकर के और प्रधान अध्यापक का संपूर्ण व्यवस्था वो संभालें। तो किस प्रकार से हम घंटी से लेकर के और छुट्टी तक का जो कार्यक्रम होता है कि घंटी भी लगाई जाती है, तो अलग अलग भूमिका निभाई जाती है। घंटी में हम चतुर्थ श्रेणी की भूमिका भी निभाते हैं, या पढ़ाई के दौरान अध्यापक की भूमिका निभाते हैं, या कार्यालय में कोई काम करते हैं तो कार्यालय कर्मी की भूमिका, हम क्लर्क की भूमिका निभाते हैं, या हम प्रशासनिक काम कर रहे हैं तो प्रधान अध्यापक की भूमिका हम निभाते हैं, या हम कोई अन्य कार्य करते हैं, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं या मध्याह्न भोजन विद्यार्थियों को दे रहे हैं तो उसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो हम एक पोषाहार प्रभारी की भी व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, या परीक्षा संबंधी हम कोई कार्य करते हैं तो परीक्षा प्रभारी की व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, या कोई छात्रवृत्ति की हम व्यवस्था कर रहे हैं, छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र भरवा रहे हैं या आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं तो छात्रवृत्ति जो प्रभारी है उसकी भी हम व्यवस्था करें। तो अन्य जो भी कार्य है विद्यालय के, तो अलग अलग रूपों में, भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह छात्र अध्यापक के द्वारा करता है। खंड शिक्षण के दौरान इन सारी चीजों को बताया जाता है और विभिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, क्योंकि विद्यालय में कई प्रकार के कार्य होते हैं। विद्यालय में उन कार्यों को संपन्न करने की जिम्मेदारी छात्र अध्यापक पर आ जाती है। जब वो छात्र अध्यापक खंड शिक्षण के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए विद्यालय में जाता है और विद्यालय में जाता है तो छात्र अध्यापक भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है कि अलग अलग भूमिकाओं का वो निर्वाह करे। जिस प्रकार से प्रवेश, अगर कोई छात्र प्रवेश लेने जा रहा है तो वो प्रवेश प्रभारी के रूप में उसका आवेदन भरवाएगा, आवेदन जमा करेगा, उनको सारी गतिविधियों के बारे में बताएगा, तो उनकी भी भूमिका का निर्वहन। परीक्षा संबंधी भूमिका, जो परीक्षा प्रभारी है उनकी भूमिका, जो परीक्षा आवेदन पत्र है उनको भरवाने का कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्ति का जो मैंने अभी बताया था, ये सारी जो अन्य गतिविधियां, जो भी विद्यालय की जो भी कार्य है, उनमें भिन्न भिन्न रूपों में अपनी भूमिका का अदा करना भी इनका कार्य हो जाता है। ये खंड शिक्षण के अंतर्गत ही, अर्थ के अंतर्गत हमारा माना जाता है। आदर्श शिक्षक के रूप में स्वयं को विकसित करना, और आदर्श शिक्षक के रूप में स्वयं को विकसित करता है। आदर्श शिक्षक जो होता है, आदर्श गुण शिक्षक में किस प्रकार से होते हैं, उनके उनसे गुण शिक्षक में होने चाहिए। तो छात्र किस प्रकार से अच्छे तरीके से अध्यापक से जुड़ करके अपना अध्ययन कर सके, इन सारे अध्यापक को मित्रपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये गुण के अंतर्गत है। अपने जो है शिक्षण में निपुण होना चाहिए। अध्यापक का ये कर्तव्य है कि शिक्षण अच्छी निपुणता के साथ करें, विभिन्न विधि प्रविधियों के साथ शिक्षण करवाएं, सहायक सामग्रियों के साथ शिक्षण करवाएं, और अच्छी योग्यता वाला जो अध्यापक है वो होना चाहिए, विशेष योग्यता डिग्री हासिल करने वाला होना चाहिए, ताकि वो अच्छा शिक्षण उनको दे सके, अच्छा जो अध्यापन उनको करा सके। ये सारे जो आदर्श शिक्षक के गुण है वो उनमें छात्र अध्यापक में होने चाहिए। ये खंड शिक्षण के माध्यम से बताए जाते हैं कि आदर्श शिक्षक के रूप में स्वयं को किस प्रकार से हम विकसित करें। अध्यापक को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, अध्यापक अपनी उन्नति करते रहना चाहिए, अध्यापकों में विभिन्न कौशलों का विकास आना चाहिए, अध्यापक विभिन्न नवाचारों से छात्रों को पढ़ाएं, ये कला उनमें होनी चाहिए। अध्यापकों को विभिन्न खेल के माध्यम से उनको सिखाएं, विधियों के माध्यम से, युक्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताएं,
तो कई प्रकार की भूमिका या कई प्रकार के स्वयं को विकसित करने का जो अवसर है उनको मिलता है। इसलिए आदर्श शिक्षक के जो रूप में स्वयं को विकसित करने का भी हमें इसमें जो अवसर है वो खंड शिक्षण में हमें प्राप्त होता है। किस प्रकार से हम प्रार्थना से लेकर के छुट्टी तक का जो आदर्श शिक्षक में जो गुण होने चाहिए, आदर्श जो शिक्षक में जो व्यवस्था करने के गुण होने चाहिए, आदर्श शिक्षक में सामाजिक जो स्कूल का जो वातावरण है या स्कूली वातावरण या शैक्षिक वातावरण को संपन्न करने की योग्यता उनमें होनी चाहिए और पाठ के विकास करने की योग्यता होनी चाहिए। वो आदर्श शिक्षक के गुणों के अंदर अच्छा व्यक्तित्व उनका होना चाहिए। आदर्श शिक्षक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, वो स्नेहपूर्ण व्यवहार छात्रों के साथ करें, ऐसा व्यक्तित्व उनका होना चाहिए। समान दृष्टि को से सभी छात्रों को देखें, ये आदर्श उनका गुण होता है। तो ये सारे जो रूप है आदर्श शिक्षक की, वो सारा कार्यक्रम या सारा जो स्वयं को विकसित करने का जो कार्य है वो खंड शिक्षण के अंतर्गत संपन्न किया जाता है। तो सामान्य अर्थ में मैंने आपको जो खंड शिक्षण का अर्थ है उसको बताने का प्रयास किया है और आप उसको धैर्यपूर्वक देख रहे होंगे। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो खंड शिक्षण की परिभाषा अगर हम दे शॉर्ट रूम में हम बताएं तो खंड शिक्षण की परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो श्रीमती आर के शर्मा ने खंड शिक्षण के बारे में बताया है कि खंड शिक्षण का आशय छात्राध्यापक शिक्षण की उस प्रक्रिया से है जिसमें छात्राध्यापक एक आदर्श शिक्षक के रूप में कर्तव्य का प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा विद्यालय क्रियाओं से सहभागिता के आधार पर सीखता है। जो भी खंड शिक्षण का कार्य होता है उनके अंतर्गत जो भी शिक्षण की प्रक्रिया होती है उन शिक्षण की प्रक्रिया में छात्राध्यापक आदर्श शिक्षक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उनका प्रयोग करता है और विद्यालय क्रियाओं में सहभागिता के आधार पर उनमें अपनाता है और सीखता है। जो भी हमारे श्रीमती आर के शर्मा ने ये बताया है, अगर हम इनका निचोड़ रूप में अगर हम परिभाषा को देखें तो उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र अध्यापक होता है वो विद्यालय में शिक्षण का कार्य तो करता ही है, लेकिन शिक्षण के कार्य के साथ साथ आदर्श शिक्षक के कर्तव्यों का भी पालन करता है और उन सारे जो कार्य उनका वो प्रयोग विद्यालय में जाकर के करता है और विभिन्न क्रियाओं में सहभागिता अपनाता है। यही खंड शिक्षण कहलाता है। इन अगर हम परिभाषाओं से बात करें तो कई प्रकार की निष्कर्ष रूप में हमारी परिभाषा आती है कि छात्र अध्यापक अपने कर्तव्यों का निर्वाह विद्यालय में जाकर के करता है और उसमें सहभागिता अपनाता है और संपूर्ण विद्यालय की व्यवस्थाओं को देखता है। यही खंड शिक्षण कहलाता है। अगर हम खंड शिक्षण के गुणों की बात करें तो गुणों के अंतर्गत भी हमें कई प्रकार की बातें आती है तो जिसमें है वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों पर ध्यान देना या उनका ज्ञान प्राप्त करना। वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का ज्ञान। हम शिक्षण तो करवा रहे हैं, विद्यालय में जाकर के छात्र अध्यापक पाठ तो पढ़ा रहा है, संपूर्ण शिक्षण की व्यवस्था विभिन्न विषय के अंतर्गत वो ज्ञान दे रहा है, लेकिन हम उनके साथ साथ पाठ सहगामी क्रियाओं गतिविधियों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, उसका ज्ञान भी हमें देना चाहिए, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हमें पाठ सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान बालकों को देना चाहिए, उन कलाओं के बारे में बताना चाहिए ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ इनमें भी उनमें अच्छे गुण विकसित हो सकते हैं, अच्छे कार्य वो कर सकते हैं, अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ सकते हैं, आदर्श गुण में उनमें विकसित हो सकते हैं। ऐसे सांस्कृतिक सहगामी गतिविधियों के साथ साथ हम सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ हम सहगामी गतिविधियों से भी हम जुड़े, इनके बारे में भी खंड शिक्षण में बताया गया है। व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता और व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता भी इसमें विकसित होती है। व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता के बारे में हम करें कि हम वास्तविक जो हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन ज्ञान के द्वारा या शिक्षा के द्वारा हो रहा है उसके अंतर्गत हम शैक्षिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये सारी बातें खंड शिक्षण के अंतर्गत गुणों के अंतर्गत आती है। क्योंकि जब हमें विद्यालय में हम पूरे कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, प्रार्थना से लेकर के छुट्टी तक का कार्यक्रम या कार्यालय का कार्यक्रम या प्रशासनिक कार्यक्रम या पढ़ाने का कार्यक्रम, जो भी हमारा कार्यक्रम है, जब उस कार्य को हम करेंगे
और कार्य को जब करेंगे तो कई प्रकार की हमें शैक्षिक समस्या हमारे सामने आएगी। उन शैक्षिक समस्याओं को हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं। जब हम कार्य करेंगे तभी उसका हम समाधान करेंगे, जब हम कोई पढ़ाई करवाएंगे तभी शैक्षिक समस्याओं का पता चलेगा, और शैक्षिक समस्या अगर हमारे सामने आएगी तब उनको समाधान करने की योग्यता हमें विकसित होगी। इन सारे कार्यक्रमों को हम खंड शिक्षण के गुणों में हम ले सकते हैं। अध्यापक में ये गुण विकसित हो जाते हैं। अध्यापक में गुण माना जाता है कि शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता भी उनमें विकसित हो जाती है, ये भी किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ विद्यालय छवि को श्रेष्ठ रूप में विकसित करना। तो श्रेष्ठ रूप में विद्यालय की छवि को किस प्रकार से विकसित करते हैं, ये व्यस्त शिक्षण उद्देश्यों को तो हम प्राप्त करते हैं, हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें शिक्षा में अभ्यास में हमें सब कुछ सिखाया जाता है किस प्रकार से हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करें और किस प्रकार विशिष्ट उद्देश्यों को हम सीखें। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ जब हमने इसकी सीख लिया, पाठ योजना बनाना हमने सीख लिया, तो विद्यालय की छवि को श्रेष्ठ रूप में किस प्रकार से हम विकसित कर सकते हैं, अपने पाठ का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं, अच्छी तरीके से हम पाठ को किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रभावी शिक्षण करा सकते हैं, और श्रेष्ठ जो हमारी छवि विद्यालय की बनी है उसको और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये शिक्षक के रूप में निर्भर रहता है कि हम उसको किस प्रकार से विकसित करें। हमारा नाम विद्यालय में किस प्रकार से हो, अच्छे आदर्श शिक्षक के रूप में हम किस प्रकार से पहचाने जाए, ये सारी चीजें श्रेष्ठ रूप में विकसित करने पर विद्यालय की छवि के अनुसार हम उस पाठ को पढ़ाएं और छात्र सरल रूप से उस पाठ को सीख सके, उन व्यवस्थाओं को जान सके, हमारे तरीके को, हमारी बातों को उन तक पहुंचा सके। ये सब अच्छी जो हमारे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ विद्यालय छवि को श्रेष्ठ रूप में विकसित करना भी हमारा गुण माना जाता है, एक अध्यापक का गुण माना जाता है, छात्र अध्यापक का गुण माना जाता है कि हम इसमें पूर्ण रूप में खरा उतरे। ये चीजें भी हमारे खंड शिक्षण के गुणों में प्रतीत होता है और माना जाता है। अगर हम बात करें छात्राध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास, और छात्राध्यापक जो भी होते हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास किया जाता है। जो भी छात्राध्यापक हैं जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी किया जाता है कि मेरे उत्तरदायित्व क्या है। मैं जब भावी शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और आगे जाकर के मैं शिक्षक बनूंगा, अध्यापक बनूंगा, तो मेरे उत्तरदायित्व क्या है, समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, विद्यालय के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, और छात्रों के प्रति मेरे उत्तरदायित्व क्या है, या राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति मेरे उत्तरदायित्व क्या है। इन सारी चीजों की भावना जब तक हमारे उत्तरदायित्व तक भावना विकसित नहीं होगी तब तक हम पूर्ण अध्यापक में माना नहीं जाएगा। इसलिए छात्र अध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी इनके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल में प्रयोग में छात्र अध्यापक कार्य करेगा, उतरेगा, उस कार्य को संपन्न करेगा, तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगी। किसी कार्य को संपन्न करने के लिए पहले कठिनाई आती है, फिर उसका समाधान धीरे धीरे होता हुआ चला जाता है। इसलिए छात्र अध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी समय पर किया जाता है, ये भी गुणों के अंतर्गत आता है। समूह में कार्य करने से प्रेम, सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों का विकास होता है। और समूह में जब हम खंड शिक्षण का कार्यक्रम करते हैं, खंड शिक्षण का जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, या हम ट्रेनिंग में प्रशिक्षण के दौरान चीजों को हम बताते हैं, तो कई प्रकार की चीजें हमारे सामने आती है। समूह में कार्य करने की योग्यता हमें विकसित होती है। हम समूह में जब हम खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, ग्रुप बांट दिए जाते हैं, कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 हमारे जो प्रशिक्षणार्थी है या हमारे छात्र हैं उनके समूह बांट दिए जाते हैं। वो एक विद्यालय में जाते हैं और प्रत्येक हमारे जो विद्यालय है उसकी व्यवस्था या कक्षा की व्यवस्था उनको संपूर्ण दे दी जाती है। तो कई प्रकार का कार्य उनमें आता है। तो हम किस प्रकार से प्रेम और सहयोग की भावना से छात्रों से कार्य करवाएं, आपस में प्रेम और सहयोग से कार्य करें, और हमें किस प्रकार से सामाजिक गुण विकसित हो, क्योंकि मनुष्य सामाजिक है और सामाजिक गुणों का होना अति आवश्यक हो जाता है। और सामाजिक संबंधों को बनाए रखना भी हमारा आवश्यक कार्य है। और विद्यालय भी समाज से जुड़ा हुआ है और समाज भी विद्यालय से जुड़ा हुआ है और अध्यापक भी समाज से जुड़ा हुआ है। इन जो बालक भी समाज से जुड़ा हुआ होता है। ये जो सारी प्रक्रिया है वो सामाजिक उत्तरदायित्व के गुण भी छात्र अध्यापकों में विकसित किए जाने चाहिए। ये भी भावना उनमें होनी चाहिए। प्रेम और सहयोग की भावना भी उनमें विकसित होनी चाहिए। समूह में कार्य करने की भावना भी उनमें विकसित होनी चाहिए। इसलिए समूह में कार्य करने से प्रेम सहयोग की भावना
भी विकसित होती है और सामाजिक गुणों का भी समय पर विकास होता है। इसलिए खंड शिक्षण के दौरान हमें इन सारी चीज़ों को बताया जाता है, ट्रेनिंग के माध्यम से कई चीज़ों को सिखाया जाता है, ये भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को समय समय पर हम इनको सिखाते रहते हैं और खंड शिक्षण विद्यालय में जाकर के वो पूर्ण व्यवस्था उनकी देता है, ये भी कार्य उनके द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक गुणों का विकास, अगर हम बात करें प्रशासनिक गुणों के विकास की, तो प्रशासनिक गुणों का विकास भी हमें समय पर हमें आता है, क्योंकि खंड शिक्षण के दौरान प्रशासनिक गुणों की जानकारी भी हमें दी जाती है। क्यों दी जाती है कि जब विद्यालय की जिम्मेदारी पूरी हमारे पास आ जाती है तो हमें प्रशासनिक कार्य उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रशासन जो वहाँ का एचएम होता है या प्रधान अध्यापक होता है या बड़ा जो स्कूल है उनके प्राचार्य होता है, जो भी हमारे जो भी सम्मानीय पद है उनके प्रशासनिक गुण होते हैं, उनको किस प्रकार से हम सीख सके, उन प्रशासनिक गुणों का विकास हमें किस प्रकार से हो सके, इन सारी चीज़ों को हम उन गुणों के अंतर्गत लेते हैं। क्योंकि जब जिम्मेदारी अध्यापक पर आ जाती है, प्रशिक्षणार्थी पर आ जाती है, तो वो अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास करता है, किस प्रकार से वो विद्यालय की अच्छी व्यवस्था देकर के शिक्षण व्यवस्था को बनाए, किस प्रकार के छात्रों को अनुशासन में रखें, ये भी प्रशासनिक उसमें आता है, किस प्रकार अध्यापकों को प्रत्येक विषय में भेजा जाए, प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत आता है, किस प्रकार के विद्यालय की व्यवस्था को संपन्न किया जाए, ये भी प्रशासनिक विकास व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है, गुणों के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से हम कार्यालयों की व्यवस्था में कोई सामाजिक लोगों अगर कोई कार्य छात्र का करवाने के लिए आ रहे हैं या कोई किसी प्रकार की शैक्षिक समस्या उनको दूर करने का प्रशासनिक जो गुण होता वो भी हमें विकसित होता है। तो अन्य कोई भी कार्य होता है या डाक बोरा जो भी सरकार के आदेशों का हमें जो सूचना भेजनी होती है, ये भी कार्य हमें उनको आना चाहिए, ये भी प्रशासनिक गुणों के अंतर्गत कार्य होता है। किस प्रकार से हम उसका लेखन करें, किस प्रकार से हमें उस लेटर को लिखना चाहिए जो कि हमें सरकारी कार्यालय में सरकार के द्वारा जो भी हमारे मांगी गई सूचना उनको समय पर भेजी जाए। तो ये सारी जो गुण है वो प्रशासनिक गुणों के अंतर्गत आता है। उनका विकास भी खंड शिक्षण के अंतर्गत हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। उन खंड शिक्षणों के अंतर्गत हम जब समय पर करेंगे तो कई प्रकार के गुण हमारे सामने विकसित होंगे। इस प्रकार के कार्यों को हम देखें तो कई प्रकार की जानकारी खंड शिक्षण में हमें मिलती है, और खंड शिक्षण में जब हम जानकारी को देते हैं तो हमें छात्र अध्यापकों में गुणों का विकास होता है। और खंड शिक्षण में पूर्ण जो भी छुट्टी से लेकर प्रार्थना जो सभा है उससे लेकर के छुट्टी तक का जो भी कार्यक्रम है हम उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। ये सारा जो कार्य है उनमें हम संपन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य है हम उनके अंतर्गत देखते हैं। तो खंड शिक्षण में जो भी प्रशिक्षणार्थी जब प्रशिक्षण लेता है, शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम जब उनको हम सिखाते हैं और शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम को करने के पश्चात हम उनके जो भी उद्देश्य उनको समझाते हैं या कौशलों का ज्ञान उनको देते हैं, और विभिन्न कौशलों के ज्ञान के द्वारा विधि प्रविधि का ज्ञान देते हैं, किस प्रकार से मूल्यांकन प्रश्न को बनाने चाहिए, सहायक सामग्री निर्माण को किस प्रकार से कर सकता है। ये सारी जो शिक्षण अभ्यास का कार्यक्रम सिखाने के पश्चात हम विद्यार्थियों को, छात्र अध्यापकों को खंड शिक्षण के दौरान विद्यालय में भेजते हैं, और ताकि वो संपूर्ण जिम्मेदारी जो कि वो अध्यापक जो सेवा में जाने से पूर्व इन सारी चीज़ों को वो सीख सके। क्योंकि ये इंटर्नशिप में जो भी खंड शिक्षण का कार्यक्रम सिखाया जाता है कि प्रशिक्षण से बाद और सेवा में जाने से पूर्व जो भी हमें इन चीज़ों को सीखना होता है वो खंड शिक्षण के अनुसार हम वो अध्यापक के रूप में इन चीज़ों को जाने, और जानने के पश्चात हमें पता चले कि स्कूल में कौन कौन से उत्तरदायित्व हमें निभाने हैं, वो कैसे कैसे हमें व्यवस्था स्कूल में जाकर के देनी है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को हमें बैठाना है, किस प्रकार से हमें कक्षाओं में उनको वितरित करना है, कौन सी कक्षा कितने विद्यार्थियों को हमें बनानी है, ये सारी व्यवस्था खंड शिक्षण के अनुसार वो अध्यापक छात्र अध्यापक को करता है और व्यवस्था के अनुसार उस शिक्षण का कार्य करता है। क्योंकि हमें जब व्यवस्थाएं बनाना आ गया तो हम अध्यापक में ये पूर्ण रूपेण जब अध्यापक टीचर बनेगा और ट्रेनिंग के पश्चात तो वो इन व्यवस्थाओं में उनको शैक्षिक समस्या में कोई कठिनाई उनको नहीं आएगी। ऐसी व्यवस्थाएं देने के लिए हमें खंड शिक्षण का कार्यक्रम उनको समझाया जाता है और बताया जाता है। इसलिए हमें प्रशिक्षण के दौरान महाविद्यालय में जो भी हमारे प्राध्यापकों के द्वारा, विद्वान साथियों के द्वारा जो भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है उनमें शिक्षण अभ्यास के साथ साथ
खंड शिक्षण का कार्यक्रम भी हमको सिखाया जाता है, ताकि हम विद्यालय में जब भी जाएं और तो हमें कोई दिक्कत उनमें नहीं हो, कोई प्रशासनिक कार्य करने में दिक्कत नहीं हो, विद्यालय की व्यवस्था करने में दिक्कत नहीं हो, या कई प्रकार के हमें जो भी रिकॉर्ड संधारण का कार्य उनको हमें करने में दिक्कत नहीं हो। इसलिए हमें इन कार्यक्रमों को निर्वाह करना पड़ता है। अब मैं आपको निचोड़ रूप में अगर हम खंड शिक्षण की बात पूरी जो मैंने आपको बताई है उसको शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो खंड शिक्षण का जो भी सामान्य अर्थ में मैंने जो बात की थी, अर्थ क्या है कि खंड शिक्षण का अर्थ होता है कि जो भी प्रशिक्षणार्थी होते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, उनको ट्रेनिंग में खंड शिक्षण का जब हम भेजते हैं, विद्यालय में भेजते हैं, तो वो प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक का जो उत्तरदायित्व है वो खंड शिक्षण में विद्यार्थी छात्र अध्यापक को दे दिया जाता, और देने के पश्चात पूरे छुट्टी तक के कार्यक्रम को वो संपन्न करने का उत्तरदायित्व उस प्रशिक्षणार्थी को, उस छात्र अध्यापक को आ जाता है। तब तक वो छुट्टी नहीं हो तब तक वो व्यवस्थाओं को संभाले हुए रखता है। यही खंड शिक्षण का उद्देश्य अर्थ कहलाता है, यही सामान्य अर्थ कहलाता है। आर के शर्मा जी, जो हमारी श्रीमती आर के शर्मा प्रोफेसर है, उन्होंने बताया है, विद्वान प्रोफेसर, उन्होंने बताया है कि खंड शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम आदर्श शिक्षक के गुणों का विकास करते हैं, और आदर्श शिक्षक को गुणों के विकास के करने के साथ साथ जो भी हमारे सैद्धांतिक कार्य, जो पढ़ाई का कार्य है, उसको हम प्रयोगात्मक रूप में विद्यालय में जाकर के उसको संपन्न करते हैं, और संपन्न करने के बाद जो भी हमें शैक्षिक कठिनाई आती है उन शैक्षिक कठिनाइयों को वहाँ पर दूर कर दे, ऐसे गुणों का विकास करने का उत्तरदायित्व, ऐसी जो सारी चीजों को सीखने का अवसर वहां पर हमें मिलता है, वही खंड शिक्षण कहलाता है। ये श्रीमती जो हमारे आर के शर्मा, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है। अगर हमें विभिन्न विशेषताओं गुणों की बात करें तो खंड शिक्षण विभिन्न प्रकार के छात्र अध्यापकों को उत्तरदायित्व निभाने के लिए विकास किया जाता है, या खंड शिक्षण सहगामी गतिविधियों को ज्ञान प्रदान करने के लिए दिया जाता है, वास्तविक शिक्षण के साथ साथ सहगामी गतिविधियों का ज्ञान भी उनमें प्रदान किया जाता है, या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ विद्यालय छवि को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है, या व्यवहारिक समस्याओं में प्राप्त करते शैक्षिक समस्याओं को समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हुए खंड शिक्षण की पूरी जो निचोड़ रूप में हम बात कर सकते हैं। और जो भी हमारे समूह में कार्य करने की स्नेहपूर्ण व्यवहार या प्रेम, स्नेह, सहयोग की भावना इनमें विकसित होती है, और सामाजिक गुणों का विकास हमारा होता है, और प्रशासनिक जो हमारे कार्य करने की क्षमता भी हमें आती है, गुणों का विकास भी हमें होता है, किस प्रकार हम प्रशासनिक कार्य हम कर सकते हैं, ऐसे गुणों का भी विकास हमारा समय समय पर होता रहता है। इन सारी व्यवस्थाओं का ज्ञान भी हम इनके द्वारा देते रहते हैं। इसलिए खंड शिक्षण की संप्रदाय के बारे में आज मैंने संपूर्ण तरीके से आपको बताया, और आपने इनको सीखा होगा, जाना होगा, और आगे मैं रोजाना आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आपको प्रत्येक एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देंगे, आप इसको पूर्ण रूप में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और समझने के बाद आप इनको धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमें खंड शिक्षण को समझना चाहिए, और विद्यालय में जाकर के हम किस प्रकार से संपन्न कर सकते हैं। इसलिए हमें इनके बारे में अगर हम बात करें तो कई प्रकार की चीज़ें हमारी इसके अंतर्गत आती है, और देखते हैं कि किस प्रकार से हम खंड शिक्षण की जो हमारे जो छात्र द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से हम बना सकते। खंड शिक्षण के दोष, खंड शिक्षण के दोषों की अगर हम चर्चा करें तो प्रशिक्षण अवधि में समय अधिक लगता है। जो भी हमारा खंड शिक्षण का प्रशिक्षण है या प्रशिक्षण की अवधि है उसमें हमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि शिक्षण अभ्यास के बाद छात्र अध्यापकों को हम विद्यालय में भेजते हैं, विद्यालय में हमें संपूर्ण व्यवस्था विद्यालय की दे देते हैं, उन व्यवस्थाओं के अंतर्गत उनको कार्य करने में ज़्यादा समय लगता है। किस प्रकार से वो कार्य को संपन्न करें, कितने समय में करें, क्योंकि प्रार्थना सभा से लेकर के और छुट्टी तक का कार्यक्रम, समापन का कार्यक्रम उनको दे दिया जाता है, और सारी व्यवस्थाएं जो शिक्षा की व्यवस्था है या कार्यालय की व्यवस्था है या कालांशों की व्यवस्था है या प्रशासनिक जो व्यवस्था है, पूरी जो व्यवस्था जब छात्र अध्यापकों को आ जाती है तो उस प्रशिक्षण अवधि में उनको इसको संपन्न करने में ज़्यादा समय लगता है। ये भी खंड शिक्षण के दोषों में माना जाता है, ये भी दोष कहलाता है। अगर हम दूसरे दोष की बात करें तो छात्र अध्यापक जो संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व लेने में नीरसता का प्रदर्शन करता है।
जो भी छात्र अध्यापक होते हैं वो भी संपूर्ण विद्यालय का जो उत्तरदायित्व है उनको लेने में नीरसता का प्रदर्शन करते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षणार्थी या कोई भी प्रशिक्षणार्थी या कोई भी छात्र अध्यापक पूरी जिम्मेदारी लेने में हिचकिचाता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी उन पर आ जाती है तो जिम्मेदारी के ही मुताबिक उनको विद्यालय में कार्य करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना सभा से लेकर के हमें बच्चों की प्रार्थना करवानी होती है, प्रार्थना प्रेरक प्रसंग बोलवाने होते हैं, कई प्रकार के और अन्य हमारी जो स्कूल कालांश की व्यवस्था वो देखनी होती है, कौन से कालांश में किस अध्यापक को भेजा जाए, ये व्यवस्था भी छात्र अध्यापक की बन जाती है। किस प्रकार से हम पाठ का विकास नियम के अनुसार ठीक प्रकार से हम कौशलों के विकास करते हुए समझाएं, ये भी हमारी उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। कि छात्र अध्यापकों की कोई कार्यालय संबंधी कोई बात है वो भी उनको संपन्न करने हो जाते हैं, कोई प्रशासनिक संबंधी कार्य है वो भी उनको देखने पड़ जाते हैं, या कोई छात्र अध्यापक है जो बच्चों की कोई समस्या लेकर के गार्जियंस आ जाते, उन समस्याओं का समाधान भी उनको करना पड़ता है। तो ये संपूर्ण कार्य अगर विद्यार्थियों को दे दिया जाए या छात्र अध्यापकों को दे दिए जाते हैं, उनके उत्तरदायित्व दे दिए जाते हैं, तो उनमें नीरसता का प्रदर्शन होना स्वाभाविक माना जाता है। ऐसी कुछ ही दिन वो कार्य करेगा जिसके बाद नीरसता उनमें प्रतीत होने लग जाती है। ऐसे कार्यों को भी हमें खंड शिक्षण के अंतर्गत 200 में माना गया है। तीसरा है अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना सरल कार्य नहीं। अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना कोई सरल कार्य नहीं माना जाता है। संपूर्ण विद्यालय की व्यवस्था अध्यापकों को, छात्र अध्यापकों को देना एक सरल कार्य नहीं है। इनको हमें सोच समझकर देनी चाहिए ताकि विद्यालय उन विद्यार्थी, छात्र अध्यापक उन विद्यालय की व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से संपन्न कर सके। अगर उनमें क्षमता है और योग्यता है उसके हिसाब से उन्हें कार्य देना चाहिए, क्योंकि खंड शिक्षण के जो 200 के अंतर्गत तीसरा है अध्यापकों को नियंत्रण विद्यालय देना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इनको क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी या शैक्षिक जिम्मेदारी को निभाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। मैंने आपको संपूर्ण खंड शिक्षण का कार्यक्रम आपको बताया, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।